नादरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाजवाल लेकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लॉक धर्मशाला है एक ऐसा इलाका है जो संगलाख पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलात के बीच में एक ऐसी कौम आबाद है जो बरसों से बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रही है। तो आजकल आप जो सुन रहे हैं कि डीडीसी के इंतखाबात होने जा रहे हैं और यहाँ जो ब्लॉक धर्मशाला ए कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं गुलजार हुसैन मत्तू। तो गुलजार हुसैन मत्तू का इंतखाबी मंशूर क्या है और वो क्या सोच लेकर मैदान में उतर पड़े हैं, ये हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। सबसे पहले हम इनका खैर मकदम करते हैं लाजवाल में। जी गुलजार साहब, आपका खैर मकदम है लाजवाल में। शुक्रिया लाजवाल का, आपने टाइम निकाल के मेरे से ये कुछ ख्यालात सुनने के लिए मुझे मौका दिया, शुक्रिया। जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि आपका इंतखाबी मंशूर आखिर है क्या? अशफाक साहब, अगर इंतखाबी मंशूर लिखने पे आऊँ तो यहाँ एक किताब लिखी जा सकती है, जितनी मुश्किलातें हैं। मैं सबसे पहले एक आसान सा पहला एक डिपार्टमेंट का काम जो आपने मेरी तकरीर में सुना होगा, एमजी नरेगा 2005 से यहाँ 40% मटीरियल का गफला है, करोड़ों अरबों रुपए का गफला है। सबसे पहले इसको लेकर इस जुल्म को ख़त्म करना है कि कौन 40%, सरकारें भी बदलती हैं, प्लेयर बदलते हैं, लेकिन गेम और वो ओवर और इनिंग में कोई फ़र्क ही नहीं दिखा हमें। यहाँ पहले बीजेपी ने बुलंद बांक दावे किए कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम जुल्म को ख़त्म करेंगे। फिर जब वो इक़्तिदार में आए, यहाँ से उनके हारे हुए कैंडिडेट ने 18,000 लोगों ने उनको वोट दिए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कम से कम जो सेंटर से लागू है ये स्कीम एमजी नरेगा, उसका 40% का हिसाब पूछेंगे और मेरी इस गरीब आवाम तक पहुँचाएंगे। आप जानते हो हमारे इन इलाकों में लोगों का रोज़गार का मुनहसर सिर्फ़ और सिर्फ इस एमजी नरेगा पर था, जो अपने मोड़े में, अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में 5 किलोमीटर के दायरे में काम करते थे। लेकिन काम तो करते हैं, बदकिस्मती का आलम है कि 40% जो मटीरियल मेरा भाई, मेरा गुजर भाई, मेरा कश्मीरी भाई, मेरा शेड्यूल कास्ट भाई, मेरा सिख भाई जो भी काम करता है, जॉब कार्ड जिसके पास भी है, उसको 40% आज तक नहीं दिया गया। जबकि पत्थर वो अपने माँ बहन बेटी को साथ लगाकर जुल्म की इंतहा देखिए, उसके तमाम घर वाले उस जॉब कार्ड के उस 100 दिन को पूरा करने के लिए अपने तमाम घर वालों को इन्वॉल्व करके खुद पत्थर उठा के, खुद बजरी तोड़ के, खुद रेता ला के वो लाता, उस काम को पूरा करता है, मुकम्मल करता है। लेकिन वो 40% मुझे शक थी कोई ना कोई ऐसा निकलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दयानतदार सियासतदान की ज़रूरत होती है। वो दयानतदार, ईमानदार इसलिए चुना जाता है कि लोगों के हकूक़ पर कोई डाका ना डाले। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से सबसे पहला मेरा मकसद होगा, मेरे इलेक्शन का मंशूर सबसे पहला ये होगा कि मेरे जॉब कार्ड होल्डर को जो 40% है वो उसको मिले मटेरियल का पैसा, या वो जो उसको मटेरियल देगा उसको वो पैसा मिले। जबकि आज तक गवाह है, आप कवरेज करते हो, किसी ने कोई मटेरियल नहीं दिया। खुद से मेरा जॉब कार्ड वाला अपना मटेरियल खुद लाता है। लेकिन 15 साल से ये हज़ारों करोड़ का गफला है। इस गफले के लिए मेरी सबसे पहले दरख्वास्त होगी, 22 तारीख अनाउंसमेंट के बाद मेरा पहला धरना सड़क पे होगा कि सीबीआई की इंक्वायरी हो किन किन के पास वो पैसा 40% चला गया। तो जी, उसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पार्टियां आपको ऑफ़र कर रही थी, सुनने में आ रहा है, तो आपने किसी पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? आखिर आप जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, तो इसके पीछे क्या वजूहात कार फरमा है? देखिए, जम्मू कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जिन पार्टियों ने यहाँ हुकूमतें की उनकी कारकर्दगी ये है कि आपको मैं एक मिसाल दूंगा। एक बार जंगलात में एक फॉरेस्टर की पोस्ट पे मेरा एक दोस्त, मेरे से सीनियर था, कॉलेज में पढ़ता था, उससे सवाल किया गया कि बताओ, वो एमएससी किया हुआ था फॉरेस्ट, उसको इंटरव्यू वाले ने ये पूछा, बताओ जंगलात के क्या फ़ायदे हैं? तो उसने एक रेंज अफसर की बिल्डिंग दिखाई थी
کہ फलानी रेंज अफसर की बिल्डिंग ये जंगलात के फायदे हैं क्योंकि उसने जंगलात को लूट कर वो बिल्डिंग बनाई थी। आज अगर पार्टियों का आपने पूछना है तो पार्टियों के अपने घर और उनके रिश्तेदारों को जाके देख लीजिए। तो इसीलिए इन पार्टियों को यही इनकी विकास है, यही इनकी पार्टियां हैं, इनके रिश्तेदार और इनके चेले चांटे, इनके चमचों का विकास हुआ है और गरीब आवाम का विकास नहीं हुआ। इसीलिए मैंने तमाम पार्टियों को नकार के मुझे पब्लिक के बीच में जाकर खादिम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से काम करना है। एक नौकर को सिर्फ मालिक की खिदमत करना होता है कि मेरे मालिक मुझे कब शाबाशी दे, कब तू कामयाब हो गया मेरी खिदमत में, तो मैं उसी खिदमत के नज़रिए से उतरा हूँ कि मैंने अपने आप को वक़्फ़ किया है। मैं इस कौम के लिए अपने आप को खिदमत करने के लिए वक़्फ़ करता हूँ। मुझे किसी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी, जो आप देख रहे हैं कि गुप्कार डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां जो है सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की हिस्सा ले रही हैं, तो आखिर उसके पीछे उनकी क्या वजूहात है और उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, गुप्कार अलायंस करना जब किसी की कुर्सी खतरे में लगती है, यहाँ दफ़ा 370, 35A, लैंड लॉ, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ आवाम जब आवाज़ उठाएगी, जब ज़मीनी सतह पर आवाज़ उठेगी तो मरकज़ी सरकार क्या, खुदा भी उसको नहीं रोक सकता। क्यों? आवाज़ खलक से जो आवाज़ निकलती है वो अर्श पर सीधा जाती है और उसको कोई फरिश्ता तक नहीं रोकता, इसलिए कि वो जुल्म हुआ होता है। तो यहाँ सिर्फ गुप्कार अलायंस ही नहीं उसको ला सकता है, बल्कि उनकी अपनी कुर्सी खतरे में आ रही थी कि अवाम जाग गई है। उनके मखमसे में आकर आपने देखा उन्होंने कुछ तो बयान दिया कि हम झंडा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, अब यहाँ कोई नारा देने वाला नहीं होगा। अरे 22 दिन ही हुए थे, तुम्हारे उस एमलगम की, तुम्हारे उस ग्लोब की, तुम्हारे उस फुटबॉल की हवा निकल गई। कैसे निकल गई? तुमको खतरा लगा कि अगर नई जनरेशन सामने आई अपनी क़यादत करने के लिए इस ज़मीनी सतह पर, कल हो ना हो हमारे लिए एक बदलाव आएगा, हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो ये सिर्फ मखमसा है, हमारे जज्बात को खेला जा रहा है, हमारे भाईचारे को मिटाने के लिए, हमें आपसी भाईचारे को तजाद में लाने के लिए गुप्कार का अलायंस कुछ कहता है और जम्मू से बीजेपी की और कुछ और आवाज़ होती है। ना ही बीजेपी के मखमसे में कोई आएगा, ना ही गुप्कार के अलायंस में उस मखमसे में कोई आएगा, ना ही रविंद्र राणा के उस बयान से जिससे हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए यहाँ की आवाम बहुत अक्लमंद है, बहुत संजीदा है, वो कभी उसमें नहीं आएंगे। कोई फसाद नहीं होगा। ये चाहते हैं कि हिंदू को अलग किया जाए, मुस्लिम को अलग किया जाए, बिल्कुल, बल्कि नहीं। हमारे आलमा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसके अलावा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप उनमें हिस्सा भी ले रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपके वोटरान हैं, जो बाकी आवाम है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? सबसे पहले मेरा ये पैगाम रहेगा कि जिन लोगों को आजमाया है उनसे पहले हिसाब लेना है। पहली फुर्सत में जब वोट मांगने कोई आएगा तो उसे ये पूछना है कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बंधु, ये मेरे लीडर, ये मेरे कायद, मुझे ये बता कि तुझे हमने इतनी देर से वोट दिए हैं तो तू मुझे बता तूने क्या किया। अगर तेरे रिश्तेदार, अगर तेरे चेले चमचों का विकास हुआ तो मेरे गरीब आवाम का विकास क्यों नहीं हुआ? आज आप देख रहे हैं कि इस विकास के लिए उन मेरे वोटरान को यही मेरी राय है कि थोड़ा सा मुआवजा करें कि उनके घर अगर 20 साल पहले कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, अगर वो बदल गया तो मेरे गरीब का रहन सहन क्यों उस कदर अभी उन्हीं दलदल में फंसा हुआ, गुर्बत के दलदल में फंसा हुआ है। तो पहले वो उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद वोट देते वक्त इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि इस वोट का हकदार कौन है। यहाँ कुछ फ्यूज बल्ब, आप जानते हो, फ्यूज बल्ब भी दोबारा अपनी तार को जोड़ के लोगों के सामने रोशनी दिखाना चाहते हैं। उनको इतनी सी वार्ड में, इतनी सी पंचायत में हजारों, कुछ चंद 100 लोगों ने आजमाया है, वो तब नाकाम हुए। इसमें से जितने भी कैंडिडेट आएंगे उन सबको अपनी कारकर्दगी का आपने पूछना है कि जिस मनसब पर आप रहे, चाहे आप उम्र भर रहे, चाहे आप 5 साल रहे, चाहे आप 2 साल रहे, तो आपने क्या कुछ किया, आपका नजरिया क्या था, आपका इखलाक कैसा था, आपको जिताने के बाद आपने हमारी गरीब आवाम के साथ, हमारे लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया। ये सब कुछ देखने के बाद ये देखना है कि जिम्मेदारी को
खुश असलूबी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कौन निभा सकता है। ये कोई पार्टी का ज़रूरी नहीं किसी पार्टी को किसी पार्टी के मखमसे में आकर वोट मांगा और वोट दिया जा सकता है, बल्कि आवाम का अपना फैसला है, वो सोच समझ कर वोट देंगे। और मुझे उम्मीद है हमारी आवाम इस कदर जाग गई है, शायद वो हम लीडरों से, हम जो नुमाइंदे हैं, हमसे ज़्यादा अकल रखती है कि किसको वोट देना है। तो मेरी ये उम्मीद है, तवक्का है कि वोट जब देंगे वो ये सोच कर देंगे कि हमारे वोट का हकदार कौन है, कौन इस बेरोजगारी में, इस कोरोना वायरस में किन लीडरों ने क्या किरदार निभाया हमारे इस दौरान। यहाँ हमारे इलाकों में कोई नज़दीक नहीं आया, बल्कि अपने घर आने नहीं दिया, हमने अपने सीनों से लगाया, हमने हर जगह आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ मुश्किलातें, आपने मुझे पहले पूछा कि भाई आपका मंशूर क्या है, मैंने आपको कहा एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन किताब नहीं, जब मैं इलेक्शन मंशूर छापूंगा उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे लोगों को कि जो मेरे ज़ेर इख्तियार आएगा उसको, उसकी मंशूर को अपने पास एक एक कापी दीवार से चिपकाने से पहले अपने घर में रखना, जैसे हम वसीयत का कागज़ संभाल के रखते हैं कि 5 साल में गुलजार मत्तू क्या कर सकता है, उसको अपने पास रखें। फिर आइंदा आने वाले वक्त में मुझसे पूछे कि तुमने जो वादा किया था उस वादे को निभाया या वो निभा न सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका। तो ये थे गुलजार हुसैन मत्तू जो कि बात कर रहे थे लाजवाल के साथ। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहे लाजवाल। अल्लाह हाफिज़।